हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आज का पेपर भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट में हम कैसे अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, कैसे हम अपने आंसर को प्रॉपर तरीके से प्रिसाइज तरीके से लिख कर आ सकते हैं। वो हम आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उस वीडियो को जाकर आप चेक करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उस क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर करके जाइए, एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर आप गेन कर लोगे आराम से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने शेयर किया था एचएपी में या फिर कह लो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, तो लगभग एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए थे। तो उसी तरीके से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो देख कर जाओ और प्रिपेयर कर लो। क्लियर? अब आज की वीडियो में हम जानेंगे आंसर कैसे लिखना है हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड की जगह पे सल्फेट भी दे सकता था, लीड भी दे सकता है, हैवी मेटल्स भी आ सकता है, आर्सेनिक का भी आ सकता है, या फिर आयरन का भी आ सकता है, कुछ भी दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताने वाली हूँ कि हमें आंसर लिखना कैसे है, आंसर का हमारा फॉर्मेट क्या होगा। तो पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, ध्यान रहे इस सब्जेक्ट में ज़्यादा फिगर या डायग्राम वगैरह नहीं है, तो हमें अपने कॉपी को सुंदर बनाने के लिए क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें केमिकल रिएक्शंस आप याद कर लीजिए और कॉपी में लिख कर आइए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस एग्जाम में हम अपने आंसर शीट में टेबल ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, फ्लो चार्ट के हेल्प से अपने आंसर को हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फिगर वगैरह इस सब्जेक्ट में है ही नहीं। चलिए, इस तरीके से आपने प्रिंसिपल लिखा, रिएक्शंस लिखे, फिर आपने क्या ऑब्जर्व करते हो यहाँ पे आप वो लिख रखा है, जैसे कि टेस्ट कंपेयर द टर्बिडिटी फॉर्म्ड इन टेस्ट सैंपल विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन containing known amount of chloride. Next, if sample solution turbidity is less than or equal to standard solution, it means the limit requirement passed। मतलब कि आपका टेस्ट सॉल्यूशन पास हो चुका, लिमिट टेस्ट। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिखना होगा पॉइंट वाइज। उसके बाद आ जाओ प्रोसीजर में। प्रोसीजर लिखने से पहले आप बताओ कि क्या क्या केमिकल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें ऑपरेटस यूज करना है, वो आपने बता दिया। फिर आप आ जाओ प्रोसीजर में। प्रोसीजर को आप पॉइंट वाइज लिखने से बेहतर है इस तरीके से कॉलम बनाकर टेबल बनाकर लिखो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने एक साइड लिख रखा है टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करेंगे और दूसरे साइड हमने लिख रखा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब आप लोगों को एक चीज नोटिस करते होंगे कि जब हम लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं तो हमारा सिर्फ टेस्ट और स्टैंडर्ड का फर्स्ट पॉइंट अलग होता है, बाकी सारे पॉइंट्स सेम होते हैं। ठीक है, तो आप याद कर लिए एक तरफ का, दूसरी तरफ आप अपने आप ही लिख दोगे आराम से, सिर्फ आपको फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है स्टैंडर्ड का और टेस्ट का। चलिए, अब यहाँ तक लिखने के बाद लास्ट में आपको ऐड करना है ऑब्जर्वेशन। क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो? जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हो तो 5 मिनट के बाद फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो? आप अपने टेस्ट सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ ऑब्जर्व करते हो कि हु इज मोर टर्बिड, टर्बिड कौन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि टेस्ट अगर ज़्यादा टर्बिड है कम एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब आपका टेस्ट सॉल्यूशन फेल हो चुका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अगर टेस्ट सॉल्यूशन का टर्बिडिटी कम है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, इट मीन्स कि आपका जो सैंपल है, आपका जो सॉल्यूशन है, वो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पास हो चुका। तो ये आपने ऑब्जर्व किया। इसी पॉइंट को आपको प्रोसीजर लिखने के बाद लास्ट में ऑब्जर्वेशन करके ऐड कर देना है। क्लियर? चलो, अब नेक्स्ट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। इसको भी हम समझते हैं कि हमें इसमें कैसे लिखना है। तो सेम प्रिंसिपल लिखा आपने, फिर आपने रिएक्शंस लिखे, केमिकल रिएक्शंस जो भी हो रहा है वहाँ पे वो ऐड किया। उसके बाद एपरेटस क्या क्या, एक चीज आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब हम लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं तो क्लोराइड का या सल्फेट का या आयरन का या फिर लीड का या फिर हैवी मेटल्स का, तो सारा लिमिट टेस्ट हम किस में परफॉर्म करते हैं? नेस्लर सिलेंडर में, जो कि ग्लास का बना होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। 50-50 ml का वो ग्लास होता है। ठीक है, लेकिन जो आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है उसको हम नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म नहीं करते। किस में करते हैं परफॉर्म?
गड शेट एपरेटस में, गड शेट एपरेटस में हम परफॉर्म करते हैं और वो एपरेटस कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये फिगर आप याद कर लीजिए, अगर लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक आता है तो आप ये फिगर बनाकर आइएगा, ठीक है। ज़्यादा फिगर है नहीं, जो जो फिगर अगर थोड़ा बहुत भी मिलता है तो आप बिल्कुल उसको स्केप ना कर एग्जाम कॉपी में बना कर आए। क्लियर। चलिए अब आ जाइए प्रोसीजर में। तो प्रोसीजर का बस फर्स्ट पॉइंट थोड़ा अलग होता है, उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स आप देख सकते होंगे सिमिलर है। लास्ट में आपको ऐड करना है ऑब्जर्वेशन, मतलब कि इस टेस्ट के बाद आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम, हाँ इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। दो आ सकता है, या तो क्लोराइड का पूछ सकता है या तो फिर सल्फेट का पूछ सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दो मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट है। तो आप ये दोनों याद कर लो, सल्फेट का भी याद कर लो और क्लोराइड का भी याद कर लो। जैसा कि क्लोराइड का मैंने यहाँ लिख रखा है मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, और इस तरफ लिखा है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो आप चेंजेस देख रहे होंगे, क्या चेंजेस है। प्रिसिपिटेशन ऑफ क्लोराइड आयन एज सिल्वर, यूज सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल वही है। यहाँ पे आप क्या क्या केमिकल ले रहे हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, स्टैंडर्ड NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका चेंज क्या हो रहा है, इथेनॉल आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, एसीटोन इथेनॉल फॉर बेटर प्रिसिपिटेशन। बेटर प्रिसिपिटेशन फॉर्म होने के लिए आप क्या ऐड कर रहे हो, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, इथेनॉल ऐड कर रहे हो या फिर एसीटोन ऐड कर रहे हो। बफर सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे दोनों क्या है, अलग है ना, इसमें आपने ऐड नहीं किया बट आपने इसमें ऐड किया, इसीलिए ये आपका जो क्लोराइड का है वो मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लियर। तो आपने अंतर देखा, क्या अंतर है, यहाँ पे हमने बफर ऐड नहीं किया था, हमने कोई तरह का इथेनॉल या फिर एसीटोन ऐड नहीं किया था, लेकिन मॉडिफाइड टेस्ट में हम ऐड कर रहे हैं, इसीलिए ये मॉडिफाइड कहला रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्टैंडर्ड प्रिसिपिटेशन ऑफ AgCl, इंक्रीज सेंसिटिविटी ड्यू टू एल्कोहल एडिशन। जो प्रिसिपिटेट बन रहा है वो ज़्यादा मतलब कि सेंसिटिव होता है, क्योंकि हमने इसमें अल्कोहल ऐड कर रखा है। मिनिमल बट सम आयंस में इंटरफेयर, यहाँ पे कुछ आयंस जो अदर आयंस होते हैं उसका भी इंटरफेरेंस हो जाता है, बट यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता क्योंकि हमने बफर भी ऐड कर रखा है। पीएच वगैरह चेंज नहीं होता है, पीएच हमारा कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे बफर ऐड कर रखा है। नेक्स्ट, वाइट टर्बिडिटी ड्यू टू AgCl प्रिसिपिटेट, मोर डिस्टिंक्ट एंड इंटेंस वाइट टर्बिडिटी। यहाँ पे भी टर्बिडिटी फॉर्म होता है बट उसका कलर आपको इंटेंस दिखता है, आप इजिली ऑब्जर्व कर पाते हो। क्लियर। तो ये कुछ चेंजेस है जो कि आप देख सकते हो कि ये है ओल्ड तरीका लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड परफॉर्म करने का, और ये है मॉडिफाइड वर्जन, है ना, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। अगर एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो आप इतना लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, बहुत ही ये एक पेज में भी नहीं आने वाला, आधे पेज में आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड कैसे लिखते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले प्रिंसिपल लिखोगे। तो आप भी लिमिट टेस्ट फॉर, अगर यहाँ पे क्लोराइड की जगह पे मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट पूछता, मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, तो आप प्रिंसिपल सेम ही लिखते। उसके बाद ये सब आपका सेम ही रहता। चेंज क्या करते हैं आप, मटेरियल रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चेंज करना होता। पहले तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ही लेते हैं, उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट रहता आपका, NaCl का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता, और आप इसमें क्या ऐड करोगे, एसीटोन और इथेनॉल, दो और केमिकल ऐड कर दो और आप इसमें बफर ऐड कर दो, ठीक है। आपका एपरेटस सब कुछ वही रहने वाला है। उसके बाद आप प्रोसीजर लिखो, जिसमें आप एक तरफ टेस्ट सॉल्यूशन का प्रिपरेशन बनाओ, दूसरी तरफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन बनाओ। ये सब पॉइंट आपका सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। फिर यहाँ तक लिखने के बाद अब आप इसके बाद एक पॉइंट ऐड करिए कि हम एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं, इथेनॉल और इथेनॉल या फिर एसीटोन ऐड कर रहे हैं फॉर बेटर प्रिसिपिटेशन। तो वो पॉइंट आप लिखो, वी ऐड इथेनॉल एंड एसीटोन फॉर बेटर प्रिसिपिटेशन। इधर भी आप सेम वही ऐड करोगे। उसके बाद आपने एक और चीज़ ऐड किया है, बफर टू मेंटेन पीएच, तो वो भी यहाँ पे ऐड करो, एक अलग से सेक्शन बनाकर बफर सॉल्यूशन ऐड टू मेंटेन पीएच। सेम इधर भी लिखोगे आप, सेम वही लाइन, बफर सॉल्यूशन ऐड टू मेंटेन पीएच। उसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट ड्यू टू AgCl प्रिसिपिटेशन, और इधर भी फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रिसिपिटेट या फिर टर्बिडिटी ड्यू टू AgCl प्रिसिपिटेशन। उसके बाद आपने सेम वही लिखना है मॉडिफाइड में भी, कि आप कंपेयर करते हो टर्बिडिटी को कि कौन ज़्यादा टर्बिड है, एंड एट लास्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आपका टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम है तो पास हो गया, अगर टर्बिडिटी ज़्यादा है तो आपका टेस्ट सॉल्यूशन फेल हो गया। तो सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज है, जैसे कि आप क्या ऐड कर रहे हो मॉडिफाइड में, बफर ऐड कर रहे हो और एसीटोन या फिर इथेनॉल ऐड कर रहे हो, तो वो आपको ऐड करना है, सिंपल।
अगर एग्जाम में आता है लिमिट टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड मॉडिफाइड क्लोराइड, तो फिर आप टेबल बनाकर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरियस टाइप्स एंड सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। ऐसे कौन कौन से इम्प्यूरिटीज है, क्या क्या सोर्स है, और इस इम्प्यूरिटीज को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, वो आपको लिखना है। ये जो टॉपिक है ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी था, बट एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए, और ईजी भी है, तो एग्जाम में छोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, तो प्रिपेयर कर लीजिए इसको। आपको ये वीडियो, हाँ ये जो टॉपिक है ये मैंने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ाया है, आप सर्च करोगे प्लेलिस्ट में जाकर तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट ओआरएस। ओआरएस के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, सबने पिया होगा जब भी वॉमिटिंग या डायरिया या फिर बॉडी डिहाइड्रेट होता है तो उस टाइम पे आप पीते हो, है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है, तो 2-3 पॉइंट वाइज। उसके बाद फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि क्या काम करता है वो आप बताओगे 2 से 3 पॉइंट में। उसके बाद आ जाओ टाइप्स ऑफ ओआरएस, कितने टाइप्स के ओआरएस होते हैं वो बताइएगा। उसके बाद प्रिपरेशन, कैसे बना, हम घर में कैसे ओआरएस बना सकते हैं, तो ये है इसका कुछ प्रोसीजर जो आप फॉलो करके घर में भी ओआरएस बना सकते हो। उसके बाद आप यूजेस लिखो कि कब कहाँ कहाँ पे ओआरएस को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि लिख रखा है हमने कि डायरिया, वोमिटिंग या हीट स्ट्रोक, लू लग जाने पे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिया जाता है पेशेंट को। तो ये कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद आ जाओ अनदर वे टू राइट, उसी क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे फ्लो चार्ट के हेल्प से भी अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला पॉइंट, डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया, वोमिटिंग एंड स्वेटिंग, जिससे क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, हमारी बॉडी का वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। फिर हम ड्रिंक ओआरएस, जब हम ओआरएस लेते हैं तो ओआरएस में क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, पोटेशियम है और सिट्रेट है। तो ग्लूकोज इन्हेंस करता है हमारे सोडियम एब्जॉर्प्शन को इन इंटेस्टाइन। वाटर फॉलो सोडियम इनटू ब्लड स्ट्रीम, जिससे कि वाटर हमारे ब्लड स्ट्रीम ब्लड में जाता है और बॉडी फिर वापस से रिहाइड्रेट होता है। बॉडी रीगेन्स लॉस्ट फ्लूइड, हमारे बॉडी में जो फ्लूइड लॉस्ट हुआ है वो वापस से रीगेन होता है और इलेक्ट्रोलाइट भी बैलेंस हो जाता है, और बॉडी क्या होता है, रिकवर, बॉडी की क्या हो जाती है, रिकवरी हो जाती है। तो ये आप इस तरीके से फ्लो चार्ट के हेल्प से भी अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट, होम मेड फॉर्मूला, अभी जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि हम ओआरएस को घर पे भी बना सकते हैं, होम मेड फॉर्मूला, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, इसको आप फ्लो चार्ट के हेल्प से भी दिखा सकते हो, जैसा कि यहाँ देख सकते हो। टेक 1 लीटर ऑफ क्लीन वाटर, आपको 1 ग्लास क्लीन वाटर लेना है। ऐड 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर, उसमें 6 चम्मच शुगर ऐड करोगे। हाफ चम्मच आपको क्या ऐड करना है, सॉल्ट, नमक ऐड करना है। मिक्स वेल अंटिल डिजॉल्व, अच्छे से मिक्स करना है। ओ आर एस इज रेडी, और इस तरीके से आप आराम से घर पे भी बना सकते हो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ड्रिंक एंड स्टे हाइड्रेटेड, खत्म। तो ये ज़्यादा बेटर तरीका है ना। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो या फिर अपने आंसर को आप फ्लो चार्ट के हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कोशिश करें कि सबका सब पॉइंट वाइज ना लिखे, कहीं कहीं पे आप फ्लो चार्ट वगैरह भी बनाएं, जिससे आपकी कॉपी सुंदर दिखती है। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन सलाइन कैथार्टिक्स। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है विथ एग्जाम्पल ब्रीफ नोट्स ऑन कोलिंग, तो आपको कैसे लिखना है, पहले आप बताओ कि कैथार्टिक्स होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। कैथार्टिक्स का काम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो लिखिए 3-4 पॉइंट में। उसके बाद उसके बाद आ जाओ, एक टेबल हमने यहाँ बना रखा है, मतलब हमें एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, कैथार्टिक्स क्या होती है विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल को यहाँ पे हमने बना दिया टेबल फॉर्म में, ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, इससे आपको ज़्यादा नंबर भी मिल सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है कैथार्टिक्स, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, सोडियम सल्फेट है, सोडियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम सिट्रेट है। इनका केमिकल फॉर्मूला ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल याद कर लो और इसका यूज़ याद कर लो, यूजेस क्या है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ सेलाइन कैथार्टिक्स, सेलाइन कैथार्टिक्स का क्या यूज़ है, 3-4 पॉइंट में आप ये एक्सप्लेन कर दो। प्रिकॉशंस एंड साइड इफेक्ट्स, कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं कैथार्टिक्स के, वो आप लिखिए क्या क्या साइड इफेक्ट्स वगैरह है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए 3 से 4 पॉइंट में। उसके बाद आते हैं कोलिन, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ब्रीफली आपको कोलिन को एक्सप्लेन करना है। तो कोलिन क्या होता है, उसका डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज,
फिर फार्मेसी में कोलिन का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो एंटी डायरियल एजेंट्स में यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, टैबलेट जब हम बनाते हैं तब हम कोलिन को यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी जो मास्क, फेस मास्क बनता है, क्रीम बनता है, उसमें कोलिन को इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम्पल लिख दो, कुछ 2-4 कोलिन का एग्जाम्पल लिख दो। कोलिन बेस्ड फॉर्मूला कौन कौन सा हो सकता है? कोलिन पेक्टिन सस्पेंशन, जिसको डायरिया में यूज़ किया जाता है। कोलिन बेस्ड क्रीम, जिसको स्किन इरिटेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये आप 2 से 3 एग्जाम्पल लिख सकते हो कोलिन बेस्ड फॉर्मूला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको बताना है क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि कैसे वो काम करता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हो गया माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, और टाइप्स हो गया कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी वायरल होता है, एंटी प्रोटोजुअल्स होते हैं। ये कुछ टाइप्स हो गए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के, जिसका काम क्या है, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है, इनिबिट करता है। एग्जाम्पल आप 2-3 ड्रग का याद कर लो, पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। एंटी फंगल, जिसका टारगेट होता है फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करना, इसमें कुछ एग्जाम्पल याद कर लो, फ्लूकोनाजोल हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए। एंटीवायरल, जो कि वायरस को इनिबिट करता है, वायरस के रिप्लिकेशन को इनिबिट करता है, एग्जाम्पल याद कर लीजिए एसाइक्लोविर वगैरह। एंटी प्रोटोजुअल्स एक्ट अगेंस्ट प्रोटोजुआ, एग्जाम्पल याद कर लो क्लोरोक्वीन। इस तरीके से एक आध दो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। फिर आप यूज़ लिखो कहाँ कहाँ पे हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ करते हैं। तो हम ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं स्टेरलाइजेशन या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको जब हम लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसमें भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स ऐड करते हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट में माइक्रोब्स ग्रोथ ना हो, है ना, हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो। प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इन ऑइंटमेंट, क्रीम, जो आई ड्रॉप वगैरह बनाते हैं उसमें भी हम डालते हैं, ताकि हमारा वहाँ पे फॉर्मुलेशन माइक्रोब्स के चलते खराब ना हो। नेक्स्ट, हम एज अ एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका अल्कोहल, तो एक आध आप एग्जाम्पल वगैरह याद करके लिख सकते हो। उसके बाद आ जाओ क्लासिफिकेशंस ऑन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करना। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल सिंथेसिस होता है उसको इनिबिट कर देता है। उसमें हो गया आपका एग्जाम्पल में पेनिसिलिन हो गया, एक ड्रग है, सेफेलोस्पोरिन है। नेक्स्ट हो गया आपका डिसरप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, इसका दो एक आध एग्जाम्पल याद कर लो। इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें आप टेट्रासाइक्लिन याद कर लीजिए, क्लोरमफेनिकोल याद कर लो, है ना, ये कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए। इनिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लो आप। इनिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस, इसमें भी एक आध एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे कि सल्फोनामाइड्स है। तो इस तरीके से आप पॉइंट वाइज क्लासिफिकेशन बता सकते हो बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि जीआईटी एजेंट्स क्या होता है, विद सुटेबल एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन जीआईटी एजेंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले ये बताओ कि जीआईटी है क्या, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है क्या। 2 से 3 लाइन में, 4 लाइन में आप बताओगे, फिर आप एक डायग्राम बना दो। उसके बाद फंक्शन बताओ कि जीआईटी का फंक्शन क्या है। तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो आप यहाँ पे शॉर्ट में फंक्शन बता सकते हो। उसके बाद आ जाओ मेन टॉपिक, मेन पॉइंट पे, जो कि आपको क्या बताना है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि जीआईटी एजेंट्स होते क्या है वो। फिर क्लासीफाई कर दो, कितने क्लासिफिकेशन भी तो पूछ रहा है ना, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी एजेंट्स विथ एग्जाम्पल। तो आपका पहला हो गया एंटा एसिड। एंटा एसिड कौन कौन से होते हैं वो एग्जाम्पल लिख दीजिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एंटा एसिड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड है एंटा एसिड। इनका काम क्या होता है, स्टोमक एसिडिटी को ट्रीट करना, रिलीफ करना, है ना, एसिडिटी के रिलीफ को, एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटा एसिड। फिर आ जाओ नेक्स्ट, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका भी आप एक आध एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे कि रेनिटिडीन हो गया, फॉर्मेटिडीन हो गया, है ना। ये क्या करता है, हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है टू रिड्यूस एसिड सिक्रेशन, जिससे क्या होता है कि एसिड का जो सिक्रेशन है वो रुक जाता है, बंद हो जाता है, और आपका जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो ट्रीट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आपका ये क्लासिफिकेशन हो गया प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इसमें एग्जांपल है ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल। सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला ये ड्रग है एसिडिटी के लिए, है ना। तो यहाँ पे इनहिबिट एसिड प्रोडक्शन बाय ब्लॉकिंग प्रोटोन पंप्स, प्रोटोन पंप को ब्लॉक करके यहाँ पे एसिड का जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट किया जाता है।
ये ड्रग्स क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं प्रोटॉन पंप को, जिससे कि एसिड का सिक्रेशन इनहिबिट हो जाता है। म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट, यहाँ पे आप एक आध एग्जांपल याद कर लीजिए, जैसे कि सुकराल फैट हो गया, बिस्मथ कंपाउंड हो गया। इनका काम क्या है, ये फॉर्म एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है ओवर अल्सर। जो अल्सर वगैरह हो जाते हैं ना, स्टोमक वगैरह में, पेट में अल्सर हो जाता है, तो इसका काम है कि उस अल्सर के ऊपर ये कोट चढ़ा देता है, प्रोटेक्टिव कोट। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। ये क्या करते हैं, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्ट दी स्टोमक लाइनिंग। स्टोमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। इसके कुछ एग्जांपल याद कर लीजिए, जैसे कि मीसोप्रोस्टॉल। नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ पे भी 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, डोपामिन एंटागोनिस्ट है, एंटीहिस्टामिन्स है, बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव्स है, ऑस्मेटिक लैक्सेटिव्स है। तो ये कुछ आपका GIT एजेंट्स के क्लासिफिकेशन है विथ एग्जांपल, और एक एक लाइन में यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखा है इनका काम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब आ जाइए, यहाँ पे वही है सेम, एटलीस्ट हमने यहाँ पे कितने एक्सप्लेन कर रखे हैं, 18 क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। इनमें से आपको जो जो इजी लग रहा है, कम से कम 10 से 12 आप याद कर लीजिए उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विथ एग्जांपल। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड प्रिपरेशन। ये क्वेश्चन भी आता है, एंटी एसिड हम प्रिपेयर करते हैं कॉम्बिनेशन में, इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब पूछता है। तो यहाँ पे आपने पहले बताना है कि एंटी एसिड होता क्या है, सम कॉमन एंटी एसिड कॉम्बिनेशन। कुछ कॉमन एंटी एसिड कॉम्बिनेशन कौन कौन से, जैसे कि एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को मिलाकर एंटी एसिड बनाया गया है। एग्जाम्पल है जेलुसिल, मेलॉक्स। रीजन क्यों हम दो अलग अलग एंटासिड को मिलाकर एक एंटासिड बना रहे हैं, तो उसका रीजन है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट क्विकली बट कॉज डायरिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल्दी काम करता है लेने के बाद, खाने के बाद, लेकिन डायरिया कॉज करता है। जबकि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो स्लो काम करता है, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है ना। तो ये इसका साइड इफेक्ट है, दोनों दोनों ही ड्रग का अलग अलग साइड इफेक्ट है। बट अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं ना, मिक्स करके हम कोई एंटासिड बना रहे हैं, तो क्या होता है, देयर कॉम्बिनेशन बैलेंस दिस इफेक्ट। मिक्स करने के बाद इसका जो साइड इफेक्ट है वो कम हो जाता है। क्लियर? यूज लिख लो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो एंटा एसिड है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज है, तो एसिड रिफ्लक्स में, इंडाइजेशन में, हार्ट बर्न में। दूसरा एक और एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन एंटा एसिड का, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक एग्जाम्पल लिखेंगे और रीजन बताएंगे क्यों हमने कंबाइन करके बनाया है। नेक्स्ट यूज लिख दीजिए, यूज लगभग लगभग सेम है, तो 2-3 याद कर लो, वही वही सब में लिख कर आ जाना। अब आ जाओ नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऑक्सीटैसिन। इसका एग्जांपल याद कर लो, म्यूकेन जेल। रीजन क्या है वो याद कर लीजिए। यूज कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, एसिड रिफ्लक्स विथ सीवियर पेन, और या फिर पेप्टिक अल्सर है तो वहाँ पे भी हम इस एंटासिड के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। जनरल एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन एंटासिड फॉर्मुलेशन। जब हम एंटी एसिड बनाते हैं तो जनरली हम ऐसा कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, तो एक तो हो गया आपका फ्लेवर्ड सिरप, जिससे कि टेस्ट इंप्रूव होता है। एग्जांपल एक आध याद कर लीजिए, पिपरमिंट हो गया, वनीला हो गया। प्रिजर्वेटिव ऐड करते हो, जैसे कि एक एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट, मिथाइल पैराबिन। थिकनिंग एजेंट्स ऐड करते हो, जैसे कि एक एग्जांपल है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज फॉर सस्पेंशन। और स्वीटनर ऐड करते हो आप अपने फॉर्मुलेशन में, एग्जांपल है सॉर्बिटॉल, सुक्रोज। तो इस तरीके से आप लिखिएगा एग्जाम में प्रॉपर। नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है डिफाइन स्पेक्टोरेंट। स्पेक्टोरेंट क्या होता है, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड का प्रिपरेशन भी बताना है, प्रॉपर्टीज भी और यूज भी। तो पहले आप बताइए डेफिनेशन, स्पेक्टोरेंट है क्या, कितने तरह के स्पेक्टोरेंट होते हैं, टाइप्स बताएंगे। उसके बाद यूज बताओगे कि स्पेक्टोरेंट कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, स्पेक्टोरेंट बनाते कैसे हैं, तो केमिकल रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन याद कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो, उसके बाद आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज लिखो, फिर आप यूज बताओ कि कहाँ कहाँ पे आप स्पेक्ट्रेंट को यूज करते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रोसीजर एंड यूज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट कैसे बनाएंगे वो आपको प्रिपरेशन बताना है, प्रोसीजर और फिर कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम सोडियम थायोसल्फेट को वो लिखना है। तो पहले आप मेथड लिखोगे कैसे प्रिपेयर करते हैं, केमिकल रिएक्शन के साथ लिखना है तो याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद यूज बताइए कि हम कहाँ कहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट को यूज करते हैं। तो हम एज ए एंटीडोट यूज करते हैं फॉर साइनाइड पॉइजनिंग, एज अ फिक्सर यूज करते हैं टू रिमूव अनरिएक्टेड सिल्वर हैलाइड्स, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी सोडियम थायोसल्फेट को यूज किया जाता है, ब्लीचिंग और डीक्लोरिनेशन में भी सोडियम थायोसल्फेट को यूज किया जाता है, और वाटर से क्लोरीन को रिमूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं सोडियम थायोसल्फेट को। और कहाँ पे यूज कर सकते हो, सोडियम थायोसल्फेट लीचिंग एज अल्टरनेटिव टू साइनाइड इन गोल्ड एक्सट्रैक्शन में भी सोडियम थायोसल्फेट को यूज करते हैं। तो ये कुछ 4-5 आप 5 कम से कम यूज याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर्ड वे में लिख कर आइएगा एग्जाम में, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ध्यान रहे ज़्यादा से ज़्यादा आपको केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये बहुत बार पूछा गया है, इस तरीके से आप टेबल बनाकर लिख सकते हो। इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फेट है, प्रोटीन है। यहाँ पे उसका फंक्शन लिखा हुआ है और ये नॉर्मल रेंज लिखा है। रेंज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर याद कर सकते हो तो लिख दो, नहीं अगर लिखना चाहो तो ना भी लिख सकते हो। सिर्फ आप इलेक्ट्रोलाइट लिखो और उसका फंक्शन लिखो। देन फिर लिखो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे सेल के आउटसाइड पाया जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, उसके बाद फिर कैल्शियम। इनका फंक्शन क्या है और ये नॉर्मल रेंज है। नॉर्मल रेंज कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स लिखिए और उसके फंक्शन को लिखिए। क्लियर। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को आप टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, कुछ क्वेश्चन को आप पॉइंट वाइज लिखिए, कुछ का आप फ्लो चार्ट बना दो और प्रॉपर लिख कर आओ। फिगर ज़्यादा है नहीं, एक आध दो है तो वो आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उसको भी कॉपी में बना के आइएगा अगर क्वेश्चन आता है तो तैयारी करते रहे और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।